नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज अपना इंडियन पॉलिटी का आरएस के हिसाब से लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है भारत में गठबंधन सरकार। इसमें हम जानेंगे कि गठबंधन सरकार क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है और कब ये हमारे भारत की राजनीति में हमें देखने को मिली, क्या इनके लाभ हैं, क्या इनके दोष हैं, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनका परिचय और संदर्भ। परिभाषा में हम देखें तो इसमें कई दल हैं वो एक साथ आते हैं। गठबंधन सरकार का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में एक साथ मिल करके सरकार निर्माण की भूमिका है वो बनाते हैं। जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। जैसे अभी 2024 के चुनावों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, क्योंकि 272 सीटें चाहिए थी, लेकिन आई कितनी? 240। इसलिए अब सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, तो कुछ दलों को साथ में मिलाना पड़ता है जिससे सीटें हैं वो 272 से क्रॉस करे और सरकार का निर्माण किया जाए और जो राष्ट्रपति है उसको अपना जन समर्थन है वो प्रस्तुत किया जाए। इसलिए कई राजनीतिक दल एक साथ आकर के सरकार का निर्माण करते हैं। गठबंधन धर्म ये शब्द वाजपेयी द्वारा गढ़ा गया था। इसका मतलब था सहयोगियों को सम्मान देना। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1977 से, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की लगाया था। उसके बाद में जो चुनाव हुए थे 77 में, उसमें 11 पार्टी एक साथ मिल करके, जिसको जनता दल की सरकार हम बोलते हैं, उसमें 11 अलग अलग दलों ने आपस में गठबंधन करके सरकार बनाई थी, जो 3 सालों तक लगभग चले। अभी 71 वर्ष की टोटल चुनावी यात्रा में 32 वर्ष गठबंधन की सरकारें रही है। वर्तमान में एनडीए ने सत्ता में वापसी की है। हमारे देश में वर्तमान में 2 गठबंधन चल रहे हैं। कौन से? एक तो है एनडीए, तो और कम करता हूँ, एनडीए और यूपीए। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल और यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, युक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो जो बीजेपी का है वो है एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। जो कांग्रेस का है वो है यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें यूपीए की सरकार थी, यूपीए गठबंधन था वो था। 14 से लेकर 24 तक बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, तो इसमें गठबंधन की कोई भूमिका नहीं थी। 24 में जैसे ही सीटें कम हुई तो फिर वापस एनडीए उभर कर आ गया है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसमें तेलुगु देशम पार्टी और जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाली पार्टी है, उन्होंने समर्थन दिया। अब कोएलिशन शब्द है, ये लैटिन शब्द है, यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। अब देखते हैं गठबंधन सरकार की विशेषताएं और वर्गीकरण। इनकी क्या विशेषताएं हैं और क्या इनका वर्गीकरण है। सबसे पहले विशेषताएं देखते हैं कि कम से कम 2 साझेदारों का अस्तित्व। कम से कम 2 राजनीतिक दल होंगे जो साझेदारी करके सरकार का निर्माण करेंगे। प्रकृति गतिशील होती है, घटक विघटित होते रहते हैं और नए समूह बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज तेलुगु देशम पार्टी है वो एनडीए में तो है क्या, तो कल यूपीए में नहीं जा सकती, वो कल यूपीए में भी जा सकती है। इस प्रकार जो घटक हैं वो विघटित होते रहते हैं और इंटरचेंज भी हो सकते हैं आपस में। आज इस गठबंधन में है, कल वो दूसरे गठबंधन में हो सकते हैं। और जो ये गठबंधन है इसकी पहचान व्यवहारिक होती है, ना कि विचारधारा की। तो बीजेपी की अकेले की विचारधारा नहीं चलेगी, वहाँ पर गठबंधन की जो विचारधारा है, जो राजनीतिक दल है, उन दोनों की विचारधाराएं हैं वो मिलकर कार्य करेगी। और ये एक स्थिर राजनीति नहीं करते हैं, ये गतिशील राजनीति होती है जो चेंज होती रहती है। तो ये है इसकी विशेषता। वर्गीकरण देखें तो गठबंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक चुनाव पूर्व गठबंधन, एक चुनाव के पश्चात गठबंधन। चुनाव पूर्व गठबंधन है उसमें 2 या 3 पार्टियां या ज़्यादा पार्टियां, जैसे अभी इंडिया गठबंधन बना था उसमें ज़्यादा पार्टियां थी। इन्होंने पहले ही जो अपना चुनावी घोषणा पत्र था वो एक साथ रिलीज किया था कि हमारी ये चुनावी घोषणाएं हैं, सभी दलों ने मिल करके। और जो सीटें थी जहाँ पर चुनाव लड़ना था, वहाँ पर सारे दलों ने मिल करके अपने दलों में से सिर्फ एक ही प्रत्याशी को उतारा ताकि वो जीत सके।
ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कांग्रेस भी खड़ा कर देगी, सपा भी खड़ा कर देगी, AIM भी खड़ा कर देगी तो वोटों का बंटवारा हो जाएगा, उनका प्रत्याशी जीतेगा नहीं। तो वहाँ पर बाकी पार्टियां अपना प्रत्याशी उतारती नहीं है। जिस पार्टी का प्रत्याशी वहाँ पर वोट लेने के काबिल होता है सिर्फ उसी को उतारा जाता है। ये सहमति भी सभी पार्टियों में आपस में बनती है। हर जगह हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है जिनमें गठबंधन होता है। चुनाव पश्चात गठबंधन, इसमें क्या है कि पहले कोई गठबंधन नहीं बना है सभी पार्टियों ने। अब बीजेपी ने यहाँ क्या था, वैसे तो NDA में शामिल होती रही है पार्टियां, लेकिन पहले इसने कोई संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी नहीं किया था। जब इसको लगा कि अपनी 240 ही सीटें आई है तो बाद में जोड़ तोड़ करके इसने 293 सीटों का समर्थन है वो प्रस्तुत किया। तो ये हो गया चुनाव पश्चात गठबंधन। अब देखते हैं गठबंधन की सरकारों का इतिहास। पहली गठबंधन की सरकार है वो 1977 में आई थी। जनता सरकार की आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था 1977 से 1979 में। इसके बाद यहीं से गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू होता है जिसमें जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दे करके गठबंधन की राजनीति को उभारा था। इन्होंने संसद के सत्र का सामना ही नहीं किया, उससे पहले ही सरकार गिर गई। VP सिंह 1989 से 1990, यहाँ आप देखोगे तो लगभग का कार्यकाल 1 वर्ष से उसके आसपास ही रहा है। चंद्रशेखर 90 से 91, SD देवगौड़ा 96-97, इंद्र कुमार गुजराल 97-98, और जो सबसे एक पूर्णकालिक सरकार रही है गठबंधन की, जो 2000 से पहले हम बोल सकते हैं जो पहली पूर्णकालिक सरकार है, वो अटल बिहारी वाजपेयी की 98 से 2004, जिसने NDA गठबंधन का निर्माण किया। ये अपना कार्यकाल पूरा करने वाली पहली सरकार थी। इसके बाद में मनमोहन सिंह की सरकार बनी, उन्होंने भी अपने दोनों कार्यकाल पूरे किए। मनमोहन सिंह की 2004 से 2014 में UPA सरकार बनी थी। तो ये है इनका इतिहास। अब देखते हैं हम गठबंधन सरकारों के लाभ। गठबंधन सरकारों के कुछ लाभ है, जैसे उच्च आर्थिक विकास भी इसमें देखा गया है। UPA का जो 2004 से 14 का सरकार थी उसमें CAGR था वो 6.8% था, जो भारत के इतिहास में आज तक का सबसे तीव्र CAGR है। CAGR क्या है ये हम इकोनॉमी में डिटेल में पढ़ेंगे। 1991 और 1999 वाजपेयी के बीच 5.6% औसत वृद्धि दर वहाँ पर अर्थव्यवस्था में देखी गई थी, जो इतिहास में सबसे ज़्यादा थी। इसके अलावा विविध हितों का समायोजन होता है, समावेशिता को बढ़ावा मिलता है, अलग अलग क्षेत्रों से दल आकर के अपनी बातें उठाते हैं, और एक प्रकार से सहकारी संघवाद है उसको भी बढ़ावा मिलता है। नियंत्रण और संतुलन, जवाबदेही और संवाद को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सभी पार्टियों के अपने अपने जो मुद्दे होते हैं वो साधने की इसमें होड़ लगी रहती है। आम सहमति आधारित राजनीति, जैसे 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, तो ये आम सहमति, सभी की सहमति से वहाँ पर कार्य होता है गठबंधन सरकारों में, किसी एक की मनमानी वहाँ पर नहीं होती है। संघीय ढांचे को मजबूती मिलती है क्योंकि क्षेत्रीय दल है वो उभर के आते हैं और केंद्र सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो क्षेत्रीय दलों का भी प्रभाव बढ़ता है केंद्र सरकार में। ये नहीं है कि BJP कांग्रेस है वो 2 दल ही अपनी मनमानी चला रहे हैं। निरंकुश शासन की संभावना कम हो जाती है, एक दलीय प्रभुत्व का अंत हो जाता है। जैसे 1975 तक आप देख सकते हो कि कांग्रेस का लगातार प्रभुत्व रहा। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे क्षेत्रीय दल है उभरने लगे, जनता दल है वो उभरने लगा, तो व्यवस्था है वो एक दलीय से बहुदलीय में परिवर्तित होने लगी, और ये बहुदलीय व्यवस्था को ही एक अच्छा रूप देता है गठबंधन सरकार। तो ये है इसके लाभ। अब देखते हैं इसके दोष। अब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के लाभ ही लाभ होंगे, उसके कुछ दोष भी होंगे। इसमें अस्थिरता रहती है, समर्थन वापस लेने से सरकार का पतन हो जाता है। जैसे अब जिसको BJP ने समर्थन दे रखा है, अगर वो राजनीतिक सारे दल अपना समर्थन वापस ले ले तो लोकसभा में बहुमत नहीं रहेगा BJP का और सरकार गिर जाएगी। तो हर समय जो सरकार बनी होती है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए सभी पार्टियों को लाभ देने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए प्रयासरत रहती है। इसमें प्रधानमंत्री का सीमित नेतृत्व होता है क्योंकि सभी क्षेत्रीय दल है वो अपनी अपनी मांगें उठाते हैं और ये बार बार धमकी भी देते हैं कि हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो प्रधानमंत्री है वो क्या है, उसकी शक्तियों में थोड़ी कमी आ जाती है। मंत्रिमंडल की भूमिका को कमतर आंकना। अब तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी 99 के अंदर,
उस समय उनकी सरकार में मंत्रिपरिषद में 99 मंत्री थे। अब 99 मंत्रियों को कौन सा विभाग देना है, किस प्रकार से देना है, किसको कम ज़्यादा, कितनी बड़ी इसमें दुविधा होती होगी। तो इसमें भी काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। छोटी पार्टियां हैं वो किंग मेकर की भूमिका में आती है, तो वो बड़े बड़े विभाग लेने के चक्कर में रहते हैं। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय कारकों को आगे लाते हैं, कोई अपनी क्षेत्रीय जो वहाँ का मुद्दा है उसको बार बार उठाते हैं। इसमें भी दिक्कत होती है, जहाँ पर राष्ट्र की एकता और अखंडता पर कई बार सवाल उठ जाते हैं। विफलताओं के लिए जिम्मेदारी का अभाव, अगर गठबंधन की सरकार है उसमें कई सारे दल हैं तो वो आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे। कोई भी अगर हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में संघर्ष, जो यूपीए सरकार के दौरान 10 सालों में 4 से 14 के अंदर देखी गई थी। तो ये उसके कुछ अवगुण हैं, कुछ दोष हैं। अब कुछ उल्लेखनीय सुधार हुए हैं पिछली गठबंधन सरकारों में, वो क्या क्या हुए हैं। पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार थी उसमें आर्थिक उदारीकरण, लाइसेंस परमिट राज समाप्त हुआ था 91 में। WTO की सदस्यता भारत ने ग्रहण की थी। इसके अलावा जो SD देवगौड़ा की सरकार थी उसमें ड्रीम बजट, कर दरों में कटौती की गई थी, आयकर और कॉरपोरेट टैक्स दोनों में कटौती की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसमें FRBM कानून पारित किया गया था, इकोनॉमी में पढ़ेंगे। घाटे में चल रहे PSU का विनिवेश यानी प्राइवेटाइजेशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया। तो ये इसकी कुछ उपलब्धियां हैं। मनमोहन सिंह की जो 2004 से 14 में UPA सरकार रही उसमें अधिकार आधारित दृष्टिकोण, RTI अधिनियम को पारित किया गया। भोजन का अधिकार अधिनियम है उसको पारित किया गया। मनरेगा जो भारत की सबसे बड़ी योजना है उसको पारित किया गया। ईंधन की कीमतों को विनियमन से मुक्त करना, आधार और GST पर कार्य शुरू किया गया। ये जो आधार और GST अभी मोदी गवर्नमेंट में लाए गए हैं, इन पर मुख्य रूप से कार्य है वो UPA सरकार में शुरू हो गया था। इसके बाद में कुछ आयोग बने जिन्होंने गठबंधन सरकारों के लिए कुछ सुझाव दिए। पुंछी आयोग बना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए या प्रधानमंत्री बनाने के लिए कौन से चैनल को फॉलो करना होता है। सबसे पहले जिसको बहुमत प्राप्त है, उसके बाद कोई चुनाव पूर्व गठबंधन बना है उसको, उसके बाद विपक्ष के सबसे बड़े नेता को, उसके बाद जो चुनाव के पश्चात गठबंधन बना है उसको राज्यपाल आमंत्रित करेंगे। त्रिशंकु विधानसभा में सरकार बनाने का क्रम, चुनाव पूर्व सबसे बड़ी पार्टी और चुनाव के बाद वह गठबंधन है, ये हम देखते हैं। सरकारी आयोग है, इसने सुझाव दिए थे कि परामर्श और संवाद की कमी को दूर करना चाहिए। और वेंकटचलैया आयोग है, इसने स्थायी गठबंधन 50% से अधिक वोट शेयर अनिवार्य किया था अगर कोई गठबंधन बनता है तो ये था हमारे देश की गठबंधन सरकारों की राजनीति। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं, तो मैंने जल्दी जल्दी में आपको समझा दिया है। अब अपनी इंडियन पॉलिटी हो चुकी है यहाँ पर ख़त्म। अब हम हो सकता है राजस्थान पॉलिटी शुरू करेंगे और इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी के फिर साथ में जो PYQs हैं उनको हल करेंगे, साथ में देखेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।